हेलो एंड वेलकम गाइस। तो स्वागत है आपका इस करंट की क्लास में। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 करंट न्यूज़ जो कि हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है, जहाँ से वन लाइनर डायरेक्ट हमारे एग्ज़ाम में आएगा, एसएससी और रेलवे हो या बैंक हो, एनी एग्ज़ाम। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु इज़ राजा चरी इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हु विल कमांड स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन। तो देखिए, हमारे लिए ये ज़रूरी है। तो ये रहे राजा चारी, जो कि इंडिया से है, जो कि और अमेरिकी एयरफोर्स के अंदर कमांडर है। तो देखिए, देखो कि जो नासा का मिशन है 2024 तक जो है चंद्रमा है, नासा नेशनल इलेक्ट्रोनॉमिक स्पेस एजेंसी, जो कि कहाँ की है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, वो 2024 तक चंद्रमा यानी कि मून के दक्षिण ध्रुव पर फर्स्ट वुमेन और सेकंड मैन को भेजेगा। यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे चंद्रमा के ऊपर, उसके बाद यानी कि फर्स्ट तो गए थे मेल, अब दूसरे मेल जा रही है और फर्स्ट वुमेन जा रही है। और इस मिशन का क्या नाम है, आर्टमिस मिशन। कब लॉन्च होगा, 2024 के अंदर का, और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर इसे भेजा जाएगा। और 6 जो एस्ट्रोनॉट होंगे वो 6 महीने तक वहाँ रुकेंगे, रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे और 6 महीने के बाद वापस आएंगे। तो ये है पूरी कहानी। तो ये इंडियन है, अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है तो तीसरे इंडियन बनेंगे जो कि स्पेस में जाएंगे या फिर चंद्रमा के ऊपर जाएंगे। ओके, अब देखिए, तो ये थे देखिए, राजाचार्य इज अमंग द थ्री थ्री एस्ट्रोनॉम सिलेक्टेड बाय द नेशनल एस्ट्रोनॉमिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा इन द यूरोप एस। अब देखिए, जो ये मिशन होगा, 2 कंट्री जो है उनकी स्पेस एजेंसी दी है, अमेरिका की है नासा, और यूरोप की जो है वो ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू फ्लाई टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसए, जो कि धरती से 400 या 450 किलोमीटर ऊपर है। आईएसए यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। स्पेस एक्स क्यू 3 मिशन द इंडिया अमेरिकन विल कमांड दिस मिशन विल मेरेबल विस्टर पायलट एंड मैथन मेर्यू मिशन स्पेशलिस्ट। ये काम की चीज़ नहीं है, मेनली जो वन लाइनर क्वेश्चन यही बनेगा कि मिशन आर्टेमिस कब भेजेगा, 2024 के अंदर, और इसके अंदर कौन हो गया, तो फर्स्ट फीमेल होगी, सेकंड मेल होगा। ओके, कौन भेज रहा है, तो नासा भेज रहा है, और कहाँ पर भेज रहा है, तो चंद्रमा के ऊपर भेज रहा है और दक्षिण ध्रुव के ऊपर। ओके, फिलहाल जो एक चाइना ने मिशन भेजा था, चाइना ने जो मिशन भेजा था चंद्रमा के ऊपर, उसके अंदर एक रोबोट भेजा था जो चंद्रमा पर जाएगा, वहाँ से मिट्टी लेगा और वापस जो है वो वापस धरती पे आएगा। तो उस मिशन का नाम था चांग-ई 5। चांग-ई 5 डायरेक्ट आएगा कि किस देश ने चांग-ई 5 लॉन्च किया था, तो वो है चाइना। और फिलहाल जो है चाइना ने एक और कारनामा किया था कि उसने जो आर्टिफिशियल सन बना दिया था, यानी कि जो प्राकृतिक आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से जो सन होता है उसको बनाया था, उससे भी ज़्यादा जो है ऊर्जा उत्पन्न करने वाला। ठीक है, अगला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बन सकता है कि फिलहाल अभी का ये करंट क्वेश्चन है कि सेल गेट द गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। इसको रट लेना दोस्तों, ये ज़रूर पूछा जाएगा अपकमिंग एग्ज़ाम के अंदर कि गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता है, सेल ने जीता है। किस फील्ड में जीता है, तो ये स्टील सेक्टर के अंदर इन्होंने ये अवार्ड जीता है। देखिए, सेल, इसका पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, हैज़ बीन अवार्ड विद द प्रेस्टिजियस गोल्डन पिकॉक अवार्ड। वन लाइनर बनेगा बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर, ये किसने दिया है, तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर 2020 द स्टील सेक्टर बाय द इंडियन by the Institute of Director. The award was confirmed on the sale in a virtual award presentation ceremony held on December 15. Sale has been the winner of this award for successive 2 years, and this brace test me the effort made by the company sustainable and environment responsibility still making। यानी कि इस कंपनी ने जो है ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि एनवायरनमेंट के ऊपर गलत इफ़ेक्ट पड़े। तो इसलिए इस जो अवार्ड है, तो इसलिए जो ये अवार्ड है इस बार किसको दिया गया है, तो सेल को दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया है,
तो गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसको दिया है? SAIL, यानी कि सेल को पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बस। तो अगला वन लाइनर ये बन सकता है कि प्रसार भारती इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ABU। ABU यानी कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। डायरेक्ट वन लाइनर बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जो हमारी जो SSC हो, रेलवे हो, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, देख लेना। आई एम डैम श्योर कि प्रसार भारती को किस किस संघ का या फिर यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो ABU का, या फिर ABU की पूरी फुल फॉर्म आएगी जो कि ये रही, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। ठीक है, तो प्रसार भारती हैज़ बीन अचीव another golden milestone in broadcasting today with the CEO Shashi Shekhar Vemapti being elected the vice president of Asia। तो हमारे लिए ये कोई मतलब नहीं रखता, हमारे लिए सिंपल से ये है कि प्रसार भारती किसके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने, तो वो है ABU यानी कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन 2020। बस। जो अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि केनरा बैंक लॉन्च FX फॉर यू द फॉरेक्स रेमिटेंस वी इंटरनेट बैंकिंग। सीधा वन लाइनर में कौन से जो क्वेश्चन आएगा कि किस बैंक ने जो है FX फॉर यू लॉन्च किया है, तो वो कौन सी बैंक है? केनरा बैंक। ठीक है, बाकी के पूरी डिटेल नहीं आएंगे। अगर आप UPSC स्टेट PCS एस्पिरेंट हो तो इसको पूरी डिटेल में आपको पढ़ना होगा, इसकी इकोनॉमिक्स के बारे में आपको समझना होगा कि केनरा बैंक है लॉन्च FX फॉर यू थ्रू इंटरनेट बैंकिंग हेल्पिंग यूजर टू मैनेज एंड हैंडल देयर फॉरेक्स ट्रांजेक्शन सिमिलरली। यानी कि जो इंटरनेट बैंकिंग होती है उसके अंदर जो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन होते हैं उसके अंदर ये हेल्प करेगा। तो आपको तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसको, लेकिन जो वन लाइनर क्वेश्चन ये बनेगा FX फॉर यू किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो केनरा बैंक लॉन्च। ठीक है, फॉरेक्स किसके लिए लॉन्च किया है? तो फॉरेक्स रेमिटेंस वे इंटरनेट बैंकिंग के लिए। सिंपल। सो द नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया साइन $400 मिलियन प्रोजेक्ट विथ किसके साथ? तो वर्ल्ड बैंक के साथ जो है इन्होंने, भारत ने जो $400 मिलियन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मे भी ये शायद नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है वॉशिंगटन DC के अंदर। IMF इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी वॉशिंगटन DC के अंदर। वर्ल्ड बैंक और IMF इसको किस सम्मेलन के द्वारा बनाया गया था? ब्रिटेन वुड सम्मेलन के द्वारा इन दोनों को बनाया गया था। कब बनी थी ये? तो देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जैसे एंड हुआ था, यानी कि 1939 टू यानी कि 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो उसी के बीच जो है वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना की गई। कारण क्या था? तो सिंपल से ये था कि जितने भी देशों ने इसके वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया वो, यानी कि वो एक तरीके से पूरी तरीके से कंकाल हो गए थे। उनके पास ना अब कुछ खाने को बचा था, ना ही कुछ पैसा था। तो उस समय जो दानवीर के रूप में निकल के आया वो था USA, क्योंकि उस समय उसी के पास सबसे ज़्यादा पैसा था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसने और बाकी के सब देशों ने मिलकर और जो वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना की, ताकि जो भी लोएस्ट GDP वाले कंट्री देश है, यानी कि जो गरीब देश है, उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके और वहाँ की जो लाइफस्टाइल है उसे बेटर किया जा सके। तो फिलहाल में एक न्यूज़ निकल के आई थी कि पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ग्रे दैट मीन्स देखिए कि अब ये होता क्या है। देखिए वर्ल्ड बैंक हो गई, IMF हो गई, ये देश को लोन तो देती है, लेकिन इसके ऊपर निगरानी भी रखती है कि इस जो पैसा लेते हैं इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान सिंध में किस में कर रहा है? तो पाकिस्तान कर रहा है टेररिस्ट में। तो इसलिए एक संस्था बनाई गई FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब मान लो कि पाकिस्तान को $400 मिलियन मिल गए, तो अब वो उस पैसों का क्या करेगा? या तो अपने देश के अंदर ग्रोथ बढ़ाएगा, ये स्कूल बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा, इंडस्ट्रियल बनाएगा वगैरह वगैरह, या फिर वो क्या कर सकता है? आतंकवाद बनवा सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है। अब देखिए FATF 3 लिस्ट निकालती है। पहली हो गई वाइट, दूसरी हो गई ग्रे, तीसरी हो गई ब्लैक। वाइट लिस्ट में वो देश आते हैं जिनको आसानी से लोन मिल जाए, जैसे कि इंडिया हो गया, जापान हो गया, ये सब आते हैं वाइट लिस्ट में। अब देखिए ग्रे लिस्ट, ग्रे लिस्ट में कौन है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को देखिए लोन जो है आसानी से मिल नहीं पाता है, मिलता है लेकिन जितनी ज़रूर होती है इतना इन देशों को लोन नहीं मिलता। पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इनको जो है ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। अब ब्लैक लिस्ट, अब ब्लैक लिस्ट में देखिए ब्लैक लिस्ट के अंदर नॉर्थ कोरिया है। इनको अगर इनके देश में अकाल भी पड़ जाए
या फिर ऐसी भूख की स्थिति भी आ जाए तो वर्ल्ड बैंक हो गई, IMF हो गई, इनको पैसे नहीं देंगी। तो ये मेन की पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है। चलते हैं आगे। तो अगला जो करंट न्यूज़ है वो ये है कि PM मोदी ने जो है विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन किया है, जो कि गुजरात के दौरे पर गए थे। अब कहाँ किया है, तो ये किया है कौन सी जगह पर, किस स्टेट के अंदर, तो गुजरात में वेस्टर्न गुजरात कच्छ के अंदर इसका जो उद्घाटन किया है। 1,80,000 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है, ठीक है। इसके अंदर सोलर पैनल, सोलर एनर्जी स्टोर यूनिट, 2 विंड मिल्स, यानी कि इससे तकरीबन 30 गीगावाट एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उत्पन्न की जाएगी। तो और भी देखिए भारत के प्रोजेक्ट कौन कौन से, देखिए भारत जो है 2022 तक कितनी 175 गीगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। अब देखिए वो कैसे करेगा, अब देखिए 100 गीगावाट कैसे करेगा, वो सोलर जो पैनल है वहाँ से करेगा। 60 गीगावाट विंड से करेगा, यानी कि हवा से बड़े बड़े वो पवन चक्की टाइप लगे होंगे उससे करेगा। अब देखिए 10 गीगावाट जो है वो किससे करेगा, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट से, और 5 गीगावाट बायोफ्यूल से करेगा। तो ये है पूरा टारगेट, यानी कि इतनी बिजली उत्पन्न करेगा भारत की। कुछ देशों को ये, यानी कि ऐसे एशिया के अंदर देश है, मालदीव हो गए, अपना पड़ोसी भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, उसको हम बेच भी सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि COP21 2015 में हुआ था। बहुत से देशों ने एक डील साइन की थी जिसे कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल या फिर पेरिस क्लाइमेट डील, जिसके तहत कि एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाए। अगर 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस भी तापमान बढ़ा तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस द न्यू क्वेश्चन। देयर इज द लास्ट क्वेश्चन। इसरो सेटअप डेडिकेट कंट्रोल सेंटर फॉर स्पेस स्टेशनल अवेयरनेस। देखिए इसरो ने एक और कारनामा कर दिखाया। और डेडिकेशन कंट्रोल सेंटर फॉर स्पेस सिचुएशन, यानी कि SSA किसने लॉन्च किया, इसरो ने, ठीक है। इसरो SSA कंट्रोल सेंटर NETRA इज सेटअप विद इन द ISTRA कैंपेज। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसरो का हेडक्वार्टर आपको बताना है, इसके जो K7, ठीक है। तो एंड करते हैं यहीं पे अपनी इस क्लास को। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेनली सब्सक्राइब कीजिए।